तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन तीन कर्व्स यहाँ पे पहले तो दिए गए। एक तो है टोटल डिमांड कर्व। तो ये डी वाला जो एक मिनट, मैं इसको बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हाँ, तो ये वाला जो कर्व है, इसको हम नाम दे देते हैं D1 डी। ओके, सो D1 डी जो है, ये है टोटल डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड। ओके, टोटल मार्केट डिमांड। ओके, फिर आप देखते हो सप्लाई को। तो ये जो है, ये फ्रिंज फर्म्स या स्मॉल फर्म्स जो है, उनका सप्लाई को है। और यहाँ पे हम लोग, इस एक्सिस पे हम लोग प्राइस मेजर कर रहे हैं, और इस एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, वैसे वैसे ये स्मॉल फर्म जो है वो अपना अपना सप्लाई बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो ये हमें पता चल रहा है पॉजिटिवली स्लोप्ड एसएफ से। सो लेट मी राइट डाउन, एसएफ स्टैंड्स फॉर सप्लाई बाय स्मॉल या फ्रिंज फर्म्स। छोटे छोटे जो फर्म्स है उनका मिला के ये सप्लाई कर्व है, एसएफ कर्व। ओके, अगर सपोज प्राइस इस लेवल पे रहेगी, ये वाली प्राइस रहेगी अगर, ठीक है, ये वाली अगर प्राइस है P1, तो इसका मतलब है एंटायर मार्केट इज सप्लाइड बाय स्मॉल फर्म्स। देयर इज नो रोल ऑफ डोमिनेंट फर्म, देयर इज नो रीजन व्हाई डोमिनेंट फर्म शुड प्रोड्यूस एनीथिंग। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, जितना भी स्मॉल फर्म्स है वो सब मिला के इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि पूरा मार्केट डिमांड यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। देयर इज नो रीजन फॉर डोमिनेंट फर्म टू ऑपरेट। हम लोग बात कर रहे हैं जो लेट ज्वाइन हुए हैं, प्राइस लीडरशिप बाय बाय लार्ज फर्म, बाय लार्ज फर्म। ओके, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये है फिलहाल का सिचुएशन की स्मॉल फर्म्स जो है वो पूरे मार्केट को कैप्चर करेंगे अगर प्राइस P1 है या उससे ज्यादा है। P1 से ज्यादा प्राइस में भी क्या होगा, सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड। अगर आप क्वांटिटी सप्लाई देखोगे और क्वांटिटी डिमांडेड देखोगे, तो देयर विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। देयर इज नो रीजन फॉर डोमिनेंट फर्म टू प्रोड्यूस मोर एंड यू नो ब्रिंग डाउन द प्राइजेस। तो उस केस में सभी का नुकसान वहां पे हो सकता है। ये वाला जो प्राइस है, लेट्स कॉल इट P2। ये जो P2 प्राइस है, दिस इज अ प्राइस वेयर स्मॉल फर्म्स आर नॉट सप्लाइंग एनीथिंग, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो P2 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड बाय स्मॉल फर्म इज जीरो, क्वांटिटी सप्लाइड बाय स्मॉल फर्म इज जीरो। तो इसका मतलब है जो भी मार्केट डिमांड रहेगा, वो पूरा मार्केट डिमांड कौन फुलफिल करेगा, वो पूरा मार्केट डिमांड डोमिनेंट फर्म ये करेंगे। तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ए। तो ये P2 जब प्राइस रहेगी उस वक्त, जैसे हम बोल रहे हैं कि स्मॉल फर्म विल सप्लाई जीरो, तो उस केस में जितना भी डिमांड रहेगा इस ए पे, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, वो पूरा डिमांड किसके लिए है, डोमिनेंट फर्म के प्रोडक्ट के लिए है। अगर प्राइस P2 के नीचे भी रहेगी, तो भी डोमिनेंट फर्म के लिए जो डिमांड कब रहेगा वो सेम रहेगा। मार्केट डिमांड को और डोमिनेंट फर्म्स डिमांड को विल बी सेम फॉर प्राइस बिटवीन P2 एंड जीरो। P2 से लेके जीरो प्राइस तक डोमिनेंट फर्म और मार्केट डिमांड दोनों सेम रहेंगे। दोनों फर्म, जब डोमिनेंट फर्म का डिमांड को विल बी कोइंसाइडिंग विद द market demand को, and the reason is that small firms cease to exist, they don't exist when the price is P2 or below that। वो लोग अपना प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं अगर प्राइस बहुत कम रहेगी। तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम टू बी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस अगर प्राइस बहुत लो है, P2 है या उससे कम है तो। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये डोमिनेंट फर्म का डिमांड को है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, डोमिनेंट फर्म का डिमांड को है। और अगर प्राइस P1 और P2 के बीच में लाई करेगी, तो उस वक्त उनका डिमांड कर्व ये वाला रहेगा, उस वक्त उनका डिमांड कर्व ये वाला रहेगा, P1 A
P1A will be the demand curve for dominant firm, demand curve for the product of dominant firm. तो उनका dominant firm का overall demand कितना रहेगा? Dominant firms demand, dominant firms demand curve कितना रहेगा? तो ये रहेगा P1AD. P1AD will be the dominant firms demand curve. ओके तो ये है. तो अभी इन्होंने कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, डोमिनेंट फर्म ने कितना, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर डोमिनेंट फर्म, और उसके लिए हमें कॉस्ट कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि ठीक है डोमिनेंट फर्म विश टू चार्ज प्राइस विच इज फेवरेबल टू द डोमिनेंट फर्म, तो वो P1 जरूर वो P1 या उससे ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेगा, बिकॉज इन दैट केस देयर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट जीरो, या उससे कम ऊपर जाओगे तो है ही नहीं उनके प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज एंटायर डिमांड इज मेड बाय स्मॉल फर्म्स. तो उस केस में उनका रोल ही नहीं है. तो ऑब्वियसली दे विल नॉट गो बियॉन्ड दिस लेवल, दे विल नॉट गो बियॉन्ड दिस लेवल. तो वो P1 और P2 के बीच में ही ऑपरेट करना पसंद करेगी. वो P2 के नीचे भी नहीं आएगी, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी लो प्राइस, एंड इवन दो दे आर द मोनोपोलिस्ट इन दिस केस, they would not have to they would not want to have a price which is very very low. तो P2 के नीचे भी नहीं, वो डोमिनेंट पोजीशन भी अपना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, मोनोपोली भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, if they are compelled to reduce the price below some threshold. बहुत कम प्राइस में it doesn't make sense to be monopolist. What's the point of being the most efficient person in the world, being able to produce goods and services at really very low cost, and is only able to charge low price, so it doesn't make sense. तो इसके नीचे भी नहीं जाएंगे. तो at best they will charge price between P1 and P2. तो वो exactly कितना रहेगा उसके लिए हमें cost conditions देखनी होती है. तो यहाँ पे उन्होंने मतलब marginal cost को यहाँ पे ड्रॉ किया है. देखो ये नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, as you can see here, marginal cost को ऑफ डोमिनेंट फर्म वो ड्रॉ किया है, और मार्जिनल रेवेन्यू को भी ड्रॉ किया है. ठीक है, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है वहां से हमें पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा. ऑलराइट, तो ये सपोज ये वाला आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ डोमिनेंट फर्म है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, सपोज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ डोमिनेंट फर्म. तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बता रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है. तो डोमिनेंट फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, QD विल बी सप्लाइड बाय डोमिनेंट फर्म, और उसके लिए प्राइस वो कितना चार्ज करेंगे, तो प्राइस कितना वो मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं उसके लिए वो जाएंगे डिमांड को तक. ठीक है, तो ये उनका डिमांड को है ना, डोमिनेंट फर्म का डिमांड को है. तो डिमांड को पे देखेंगे वो कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं. सो लेट्स से PD या P स्टार, लेट्स कॉल इट P स्टार. ठीक है, P स्टार प्राइस विल बी चार्ज बाय डोमिनेंट फर्म, एंड दिस प्राइस विल आल्सो बी फॉलोड बाय द अदर फर्म्स. तो बाकी फर्म्स क्या करेंगे, इस स्मॉल फर्म जो है वो ये प्राइस पे कितना सप्लाई करेंगे, टोटल कितना सप्लाई करेंगे, तो वो टोटल इतना सप्लाई करेंगे, टोटल वो इतना सप्लाई करेंगे. तो आप सप्लाई का उसे भी देख सकते हो, इस प्राइस पे स्मॉल फर्म्स कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है. तो ये वाला जो नंबर रहेगा वो लेट्स कॉल इट QS. सो ये OQS विल बी सेम एज QD Q स्टार. लेट मी राइट दिस डाउन. OQS विल बी इक्वल टू QD Q स्टार. QD Q स्टार क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच इज नॉट सप्लाइड बाय डोमिनेंट फर्म, बट टोटल डिमांड उतना है. तो ये आप ऐसा देखो, OQS देखो या QD Q स्टार देखो, तो दोनों ये क्या है, दोनों बता रहे हैं कि हाउ मच विल बी सप्लाइड बाय स्मॉल फर्म्स. ठीक है, दिस इज द सप्लाई, दिस इज सप्लाई बाय स्मॉल फर्म्स. ओके, and small firms, and the equilibrium price is set by the dominant firm, and equilibrium quantity demanded कितना रहेगा उस प्राइस के लिए, डोमिनेंट फर्म के लिए OQD, रिमेनिंग फर्म्स का QD Q स्टार. सो इन टोटल एट P स्टार प्राइस टोटल डिमांड इज OQ स्टार, उसमें से इतना पार्ट डोमिनेंट फर्म सप्लाई कर रही है, रिमेनिंग पार्ट स्मॉल फर्म सप्लाई कर रही है. सो दैट्स द आइडिया ऑफ डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप या लार्ज फर्म प्राइस लीडरशिप. ओके, सो ये है. तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी प्राइस फर्म, लार्ज फर्म कौन सी प्राइस डिसाइड करता है, तो लार्ज फर्म डिसाइड्स द प्राइस एज पर देयर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, and it is of course this price is of course
लेस डिजायरेबल फ्रॉम अ स्मॉल फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के लिए आइडियल प्राइस क्या है, P1, क्योंकि उस प्राइस पे उनका जो सप्लाई है वो कंप्लीट मार्केट को कैप्चर, मतलब दे आर एबल टू मीट द एंटायर मार्केट डिमांड, ऑलराइट। तो स्मॉल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायरेबल प्राइस क्या है, P1, बट दे विल नॉट चार्ज, लार्ज फर्म विल नॉट charge price, such a high price, because that will make the small firms businesses profitable. So they don't want that to happen, and they will have to shut their shops. तो वो नहीं चाहिए उनको, तो इसलिए they generally prefer to charge price less than the price preferred by small firms. ठीक है, so this is the idea of large firm या dominant firm price leadership. ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके ओके, और कोई डाउट किसी को? और कोई प्राइस डाउट है इसके रिलेटेड? ओके, और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, मैथ्स, एफई, व्हाटएवर सब्जेक्ट? सर इन एफी, हाँ बोलो मत, एफई सर के सर ऑप्शंस, सॉरी ऑप्शंस, मोड 3, मॉड्यूल 3 ऑप्शंस, ओके ओके ऑप्शंस, चलो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, उसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? ओके, थिंक अबाउट इट, टिल देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्शंस। तो अहमद, हमने ऑप्शंस में क्या क्या डिस्कस किया? तो पहले तो ऑप्शंस में आपको जो बेसिक 2 टाइप्स है वो आपको पता होना जरूरी है। एक तो होता है कॉल ऑप्शन, और जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन यहाँ पे मतलब यू आर गेटिंग सम राइट, ओके, यू आर गेटिंग सम ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ऑप्शन आपके पास रहता है? आपके पास ऑप्शन रहता है राइट टू बाय, you have option to exercise your right, okay, if you don't want, you will simply ignore that particular contract. तो वो दोनों अगर आपके फेवर में नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर जैसे डेरिवेटिव क्या होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव्स, जहाँ पे हमने लिखा है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग सेल करने वाले हैं, कितने प्राइस में सेल करने वाले हैं, कब सेल करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या रहेगा, ये सभी चीजें हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, ऑलराइट। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या होता है, इट इज कंपल्सरी ऑन द पार्ट ऑफ बायर एज वेल एज सेलर या बोथ द पार्टीज टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये होता है बाकी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, एक पर्सन के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि उसको ये राइट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। अगर उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है या प्रॉफिटेबल है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, तो वो पर्सन जरूर वो राइट को एक्सरसाइज करेगा। अगर उसको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो आई विल नॉट एक्सरसाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमने एक ट्रेडर था, ये ट्रेडर ने क्या किया, फार्मर के साथ, ट्रेडर एंड फार्मर्स उन्होंने साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है। अभी यहाँ पे फार्मर ने कॉल ऑप्शन परचेस, नहीं फार्मर नहीं, ट्रेडर परचेस कर सकता है यहाँ पे। सो ट्रेडर ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन परचेस किया, कॉल ऑप्शन परचेस किया। तो इसने क्या बोला कि आई एम रेडी टू बाय wheat, लेट्स से wheat at ₹50 पर केजी। मैं 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से मैं वीट परचेस करने के लिए रेडी हूँ। कितना, मे बी कितने क्वांटिटी क्या रहेगी, क्वांटिटी विल बी लेट्स से 1000 टन्स,
ठीक है, 1000 टन्स मैं परचेस करने के लिए रेडी हूँ। 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से मैं परचेस करूंगा। डेट भी हमने स्पेसिफाई किया, लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स। एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स आई एम रेडी टू बाय सो मेनी टन्स ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, ट्रेडर के पास राइट है, राइट टू बाय द प्रोडक्ट एट द प्री स्पेसिफाइड प्राइस। ये उसके पास राइट रहेगा। ओके, ये राइट उसने एक्वायर किया है। राइट, तो अभी अगर सपोज ये हो गए करंट डे 1, अभी हम लोग डे 0 या डे 1 की बात कर रहे हैं। अभी सपोज डे 91 या डे 90 की हम लोग बात करते हैं, 3 महीने के बाद की सिचुएशन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट प्राइस of the asset is, let's say rupees, market price of the asset is 55 rupees per kg. Okay, 55 rupees per kg, इतना प्राइस है फिलहाल, मार्केट प्राइस ये है। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें आपने क्या बोला था, कि मैं 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेस करने का राइट एक्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, राइट एक्वायर कर रहा हूँ। तो ये होती है आपकी स्ट्राइक प्राइस। ये इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज दिस इज द प्राइस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सरसाइज या राइट विल बी एक्सरसाइज्ड। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेडर के लिए ये प्रॉफिटेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया होता, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव अगर उसने परचेस नहीं किया होता, कॉल ऑप्शन अगर उसने परचेस नहीं किया होता, तो इस ट्रेडर को जब 3 महीने के बाद व्हीट की जरूरत होती, तो उसको कितने में व्हीट परचेस करना पड़ता, 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेस करना पड़ता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और यहाँ पे राइट टू बाय एक्वायर किया है, तो इसीलिए ट्रेडर विल बी हैविंग राइट टू बाय इट एट 50 रुपीज। ओके, 50 रुपए में वो खरीद सकता है। राइट, तो इसीलिए इसके लिए ये शायद प्रॉफिटेबल, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल हो सकता है। फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल हो सकता है क्या, मे बी फार्मर ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इधर दोनों का भी सिग्नेचर रहेगा ना, ट्रेडर का भी रहेगा, फार्मर का भी रहेगा। तो व्हाई डिड फार्मर एग्री टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट? उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद ये व्हीट का प्राइस जो होगा वो 50 रुपीज नहीं रहेगा, मे बी फ्यूचर में जाके गिर सकता है। और इसलिए उन्होंने क्या बोला कि लेट्स गेट एंटर्ड इनटू दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जहाँ पे ट्रेडर विल बी हैविंग राइट टू बाय। तो इन दैट केस अगर 50 से कम रहेगा प्राइस, अगर 55 के जगह पे अगर सपोज ये 40 रुपीज होता, मार्केट प्राइस अगर 40 रुपीज होता, तो ट्रेडर कहाँ से परचेस करता? ट्रेडर ये फार्मर से 50 रुपीज में परचेस करेगा या मार्केट प्राइस में परचेस करेगा? अगर व्हीट की प्राइस 3 महीने के बाद 40 रुपीज पर केजी है, जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है 50 रुपीज पर केजी का, तो कौन से प्राइस पे ट्रेडर व्हीट को परचेस करेगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे ना, क्योंकि वो 40 रुपीज है। व्हाई शुड ट्रेडर बाय इट एट 50 रुपीज व्हेन ट्रेडर हैज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन? he or she is having right to buy wheat at 50 rupees। तो राइट वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपना राइट वो बोलेगा यार इस राइट का कोई वैल्यू नहीं है, इट इज वर्थलेस, बिकॉज राइट नाउ द मार्केट प्राइस इज 40 रुपीज। सो द ट्रेडर विल सिंपली इग्नोर दिस कॉन्ट्रैक्ट और वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। वो वर्थलेस बन गया, एक्सपायरी के बाद वर्थलेस बन गया। तो अभी वो क्या करेगा, वो 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से व्हीट परचेस करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क। अभी ये हो गया राइट टू बाय। अभी फार्मर को ये समझ में आ गया कि यार दिस इज पुटिंग मी इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, बिकॉज आई डोंट हैव any say in the matter, because see, whatever is the contract, trader will be having right to buy or not। तो वो स्मार्ट बन गए। लेट्स से नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट एंटर इनटू कॉल ऑप्शन, दे एंटर्ड इनटू पुट ऑप्शन। तो उन्होंने क्या किया, अभी पुट ऑप्शन परचेस किया। राइट, पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट टू सेल। जैसे ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट टू बाय, वैसे पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट टू सेल होता है ये। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट, राइट टू सेल होता है ये पुट ऑप्शन। तो ये किसने परचेस किया, फार्मर्स ने ये परचेस किया। ओके, फार्मर्स ने ये परचेस किया पुट ऑप्शन। ओके, इसको लॉन्ग पुट बोला जाता है। जब वो कोई पुट ऑप्शन परचेस करता है तो उसको लॉन्ग पुट बोला जाता है। ओके, सो इन्होंने
सेम सपोज सेम है 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से मैं बेचने का राइट रखता हूँ, 1000 टन्स में बेचूंगा 3 महीने के बाद, ऐसा उन्होंने राइट एक्वायर किया है। तो अगर उस टाइम पे मार्केट प्राइस अगर ₹40 है, तो उस केस में विल द फार्मर एक्सरसाइज द राइट टू सेल? क्या लगता है आपको? अगर मार्केट प्राइस 40 है, स्ट्राइक प्राइस अगर ₹50 है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचेंगे प्रोडक्ट को या मार्केट प्राइस पे बेचेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, बराबर ना, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इज 50, सो यू कुड सिंपली गेट, मतलब यू विल गेट द प्री डिसाइडेड प्राइस फॉर द व्हीट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बनाया है, आपके आपके पास राइट है कि आपको सेल करना है या नहीं नहीं करना है, और कितने प्राइस में सेल करना है वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसीलिए फार्मर विल एक्सरसाइज देयर राइट्स टू सेल द प्रोडक्ट एट ₹50। whereas अगर मार्केट प्राइस 50 से ज्यादा है, लेट्स से 55 है या 60 है, तो उस केस में ऑब्वियसली फार्मर्स विल नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू सेल एट ₹50। वो ₹60 में मार्केट प्राइस में बेच सकते हैं अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, either the contract will become worthless or it can be worth something depending on the difference between strike price and market price. Okay, तो ये है। और ये ऑप्शन जो है ये फ्री में नहीं आते, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ट्रेडर इज एक्वायरिंग बाय, तो ट्रेडर ने जब राइट टू बाय परचेस किया, तो उस वक्त फार्मर इज ऑलवेज एट द डिसएडवांटेजेस पोजीशन ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रेडर राइट टू बाय एक्वायर कर रहा है फार्मर से, तो उस वक्त वो फार्मर को प्रीमियम पे करता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कंपेंसेशन वहां पे देता है, मे बी पर यूनिट के हिसाब से वो कुछ कंपेंसेशन दे सकता है। लेट्स से ₹5 पर केजी के हिसाब से वो प्रीमियम पे कर सकता है फार्मर को। तो ₹5 के हिसाब से ये मतलब कितने टन है, 1000 टन है, तो कितना सारा प्रीमियम फार्मर इज रिसीविंग अप फ्रंट, उसको स्टार्टिंग में ही वो प्रीमियम मिल सकता है अगर उसने राइट टू बाय ट्रेडर को सेल किया तो। ठीक है, सेम इज ट्रू हियर ऑल्सो। जब फार्मर्स ने लॉन्ग पुट, जब उन्होंने पुट ऑप्शन परचेस किए, तो ये किससे परचेस किए? मे बी ट्रेडर्स से परचेस किए। तो ट्रेडर्स ने क्या किया, ट्रेडर्स ने प्रीमियम कलेक्ट किया फार्मर से उसके आगे। जब उन्होंने राइट दिया इनको सेल करने का, तो उस वक्त उन्होंने प्रीमियम चार्ज किया उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको ये कंप्लीट अमाउंट मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस ₹50 का जो है वो कंप्लीट नहीं मिलेगा, मे बी पर केजी उन्होंने ₹5 का प्रीमियम ये किया है, पे किया है। तो इसका मतलब है इफेक्टिवली दे आर ओनली रिसीविंग ₹45 पर केजी when they are exercising this contract or not exercising। एक्सरसाइज करेंगे तो उनको ₹50 तो मिल रहे हैं, लेकिन ₹5 उन्होंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ही स्टार्टिंग में ही उन्होंने ट्रेडर्स को एज अ प्रीमियम पे किए थे टू एक्वायर दिस राइट टू सेल। ओके, तो दिस इज हाउ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क। ये बेसिक समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया? कुछ डाउट यहाँ तक? ओके, अभी इसके रिलेटेड एक पे ऑफ का चार्ट रहता है, लेट मी टॉक अबाउट। हाँ बोलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेशन एंड राइट? ऑब्लिगेशन एंड राइट, मैं आपको बताता हूँ कि यू आर ऑब्लाइज टू फॉलो समथिंग, आपको लेक्चर में टाइम पे आना ही है, और 100% कंपल्सरी अटेंडेंस है, तो ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपको ये करना ही है ना। या सपोज आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर इवेंट होती है तो आपको इतना अमाउंट पे करना ही है, तो ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है यहाँ पे। तो ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो इसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं। वेरएज राइट क्या है कि you will be free to choose whether you want to attend the lecture or not, whether you want to pay that money or not। तो ये अगर रहेगा तो उसको राइट बोलेंगे। ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन, राइट मतलब you can decide whether you want to do particular thing or not, राइट। तो इसको राइट बोलेंगे और ऑब्लिगेशन बोलेंगे। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में राइट एक पर्सन के पास रहेगा, अगर कॉल ऑप्शन है तो बायर के पास राइट रहेगा, अगर पुट ऑप्शन है तो सेलर के पास राइट रहेगा। okay? जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया है, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, जिसने राइट टू बाय या राइट टू सेल अगर एक्वायर किया है या परचेस किया है, तो उसके पास राइट रहेगा कि वो डिसाइड करता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं, कि मुझे ₹50 के हिसाब से व्हीट को परचेस करना है
या नहीं करना है, ये मेरे पास रहे, मैं डिसाइड करूंगा। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वेरएज ऑब्लिगेशंस कहाँ पे होते हैं, फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकते हैं। तो वहां पे स्पेशली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको मतलब लेना ही पड़ता है। या फिर अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो, फिजिकल डिलीवरी नहीं लेना चाहते हो, तो आपको जो डिफरेंस है, जो लॉस हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है बाकी काउंटर पार्टी को, उतना अमाउंट आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन है। बोथ ऑफ यू आर, मतलब फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सपोज हमने सिमिलर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, दो दो पर्सन ने मिलके सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम लोग इतना इतना क्वांटिटी ऑफ व्हीट ये प्राइस पे इस डेट पे सेल करेंगे या ट्रेड करेंगे। तो ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो उस केस में जब वो दिन आएगा, एक्सपायरी का डे आएगा, उस दिन हमें अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने ही है। जब मैं अगर मैं बायर हूँ, तो मैं 50 रुपीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मुझे 50 रुपीज देने ही है आपको। अगर आप अब सेलर हो तो मुझे रिक्वायर्ड जो वीट है वो आपको देना ही है। लेकिन सपोज हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग फिजिकल डिलीवरी नहीं लेंगे, हम लोग क्या करते हैं, कैश सेटल करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो कैश सेटलमेंट में क्या होगा कि सपोज मैं फायदे में हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बना के मैं एज अ बायर में अगर फायदे में हूँ, तो सेलर क्या करेगा, मुझे कंपेंसेशन देगा, कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता था वो मुझे कैश में दे देगा। ठीक है, एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, ऐसा म्यूचुअली वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन बोलता है कि नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो राइट है वो मुझे चाहिए, या मुझे वो फिजिकल डिलीवरी ऑफ वीट चाहिए, तो ये है। यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स का मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना है, गिव मी मिनट। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं, पे ऑफ चार्ट यहाँ पे बोला जाता है। तो वर्टिकल एक्सिस पे आप पे ऑफ्स मेजर करते हो, मतलब प्रॉफिट या लॉस आप मेजर करते हो। ये जीरो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है, जीरो। यहाँ पे आप मार्केट प्राइस मेजर करते हो। ठीक है, मार्केट प्राइस आप मेजर करते हो। और सपोज ये स्ट्राइक प्राइस है आपकी। ठीक है, तो ये है स्ट्राइक प्राइस, एस टी इज इक्वल टू 50। ओके, एस टी इज इक्वल टू 50, ये वाली है। सो कॉल ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन की। तो यहाँ पे प्रीमियम आपने कितना पे किया है? प्रीमियम आपने पे किया है 5 रुपीज पर पर केजी का, आपने ये प्रीमियम पे किया है यहाँ पे। ओके, तो एज अ बायर मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट प्राइस 50 रुपीज से ज्यादा है, तब मुझे फायदा होगा। क्योंकि सपोज अगर मार्केट प्राइस 70 रुपीज है, मार्केट प्राइस अगर 70 रुपीज है, तो 70 रुपीज का प्रोडक्ट मैं कितने में परचेस कर रहा हूँ? 50 रुपीज में। वाई? बिकॉज आई हैव राइट टू बाय, और ना आई हैव राइट टू बाय। तो उस केस में मुझे प्रॉफिट होगा। वही अगर हम उससे कम प्राइस की बात करें, लेट्स से 30 रुपीज की बात करें, मार्केट प्राइस अगर 30 रहेगी, तो उस केस में आई विल नॉट एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्यों 50 रुपए में खरीदूं जब वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में 30 रुपीज में अवेलेबल है? तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर राइट, आई एम पेइंग दिस मच प्राइस। तो मैं मार्केट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस जितनी रहेगी या उससे कम रहेगी, तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मतलब इट डजेंट, यहाँ पे तो मैं इनडिफरेंट हूँ, यहाँ पे मैं इनडिफरेंट हूँ। तो लेकिन अगर 50 से कम रहेगी तो डेफिनेटली आई विल नॉट एक्सरसाइज माय राइट टू बाय। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस अगर 49 भी है और स्ट्राइक प्राइस अगर 50 है, सो आई विल डेफिनेटली बाय इट फ्रॉम हियर, क्योंकि मुझे 1 रुपए कम में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। एक ये 1 kg का डिफरेंस है, 1 रुपी का। कितने मैं ले रहा हूँ? 1000 टन्स ले रहा हूँ, मतलब वो कितना सारा पैसा मैं यहाँ पे बचा सकता हूँ, इवन व्हेन देयर इज 1 रुपी डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो उस केस में मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ऑलराइट, आई विल सिंपली बाय इट फ्रॉम द मार्केट। सो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा? यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, पर केजी आपको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। पर केजी आपको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है यहाँ पे, जब मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। आप ब्रेक इवन पे कब रहोगे? आप ब्रेक इवन पे तब रहोगे जब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। तो ये कितना है? 50 + 5 मतलब 55 रुपीज।
जब मार्केट प्राइस 55 रुपीज है उस वक्त आप ब्रेक इवन पे हो। क्यों? क्योंकि सपोज आप मार्केट प्राइस 55 पे है, आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मार्केट प्राइस इज एट 55 एंड स्ट्राइक प्राइस इज 50। तो उस केस में आप कहाँ से खरीदोगे, 55 से खरीदोगे या 50 रुपीज पे खरीदोगे वेट को? ऑब्वियसली यहाँ से खरीदोगे ना। सो मार्केट प्राइस से आप नहीं खरीदोगे। तो इसका मतलब है आपने 1 kg ऑफ व्हीट के लिए कितना प्राइस पे किया है, 50 रुपीज, लेकिन इसके साथ साथ आपने प्रीमियम भी पे किया है 5 रुपीज का। सो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको इफेक्टिव प्राइस पेड बाय द बायर मिलेगा। तो आपने इफेक्टिवली कितना प्राइस पे किया है, 55 रुपीज टू एक्वायर 1 kg ऑफ व्हीट। तो इसीलिए इस केस में आप ब्रेक इवन पॉइंट पे रहोगे, यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस का सिचुएशन है। लेकिन मार्केट प्राइस 55 के ऊपर चली जाते है तो वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होता है। तो ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके का होता है। सो दिस इज इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, जहाँ पे आपको नाइदर प्रॉफिट हो रहा है नॉर नुकसान हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट प्राइस अगर 55 के ऊपर चली जाएगी तो ऑब्वियसली बाय एक्सरसाइजिंग द राइट टू बाय यू विल मेक प्रॉफिट्स। ओके, सो ये पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ का चार्ट रहता है कॉल ऑप्शन का। सेम वे आप पुट ऑप्शन के लिए भी देख सकते हो, तो पुट ऑप्शन का जो पे ऑफ चार्ट रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रहेगा। तो प्रॉफिट कब होगा, राइट टू सेल आपने जब राइट टू सेल अगर आपने एक्वायर किया है तो उस केस में आप ये राइट कब एक्सरसाइज करोगे, व्हेन द मार्केट प्राइस इज just a minute, when the market price is less and you have entered into a right to sell। तो उस केस में आपका पे ऑफ का चार्ट कैसे रहेगा, कितना आपको यहाँ पे, आपको कब फायदा होगा, आपको फायदा तभी होगा जब आपका जब मार्केट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, उस केस में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो पुट ऑप्शन का जो चार्ट रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, सपोज ये 50 रुपीज है और मार्केट प्राइस है 70 रुपीज, आप 50 में नहीं बेचोगे ना, आप 70 रुपीज में बेचोगे प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने क्या किया है, राइट टू सेल एक्वायर किया है। तो अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा रहेगा तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करोगे, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, राइट। अगर मार्केट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से तभी आप अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, बिकॉज दैट वे यू विल बेनिफिट। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम आप करते हो और ये आपका प्रॉफिट है। तो आपका प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव कब रहेगा, व्हेन द मार्केट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। और आपको मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, प्रीमियम पेड, आपने ये राइट टू सेल एक्वायर करने के लिए जितना प्रीमियम पे किया था उतना मैक्सिमम आपका लॉस इस कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है। So this is how the payoff chart look for call option and put option. Alright. फिर इसके रिलेटेड अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप एंड स्ट्रैप। ये 4 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हमने देखी है। तो ये जनरली कब यूज करते हैं हम लोग, तो स्ट्रैप ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम लोग जब हम बुलिश है वोलेटिलिटी के ऊपर, मतलब हमें पता है कि मार्केट प्राइस कहीं पे भी जा सकती है, वो गिर भी सकती है या बढ़ भी सकती है। तो उस केस में हम लोग स्ट्रैप ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। और वहां पे क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस को करते हैं, बंडल करते हैं या उसको साइमल्टेनियसली परचेस या सेल करते हैं, तो उसको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। तो स्ट्रैडल में हम लोग क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को हम लोग परचेस करते हैं। और इसीलिए स्ट्रैडल का अगर आपने ये देखा, पे ऑफ का चार्ट देखा, तो वो कुछ इस तरीके का है स्ट्रैडल का। लॉन्ग, इसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं, यू आर बाइंग लॉन्ग स्ट्रैडल। तो उस केस में आपको पे ऑफ का चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका स्ट्राइक प्राइस है और ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो इसी स्ट्राइक प्राइस में आपने एक कॉल और एक पुट को परचेस किया है। ओके, एक कॉल और एक पुट को परचेस किए, तो इसीलिए दोनों मार्केट प्राइस जितनी ज्यादा दूर रहेगी, जितनी ज्यादा दूर जाएगी उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उतना आप पॉजिटिव इसमें जा रहे हो। ठीक है,
ये पे ऑफ का चार्ट है बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैडल का। शॉर्ट स्ट्रैडल का उसका एग्जैक्टली उल्टा उल्टा होता है, मतलब उल्टा वी हम लोग देख सकते हैं। तो वहां पे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा, वो जिस प्राइस पे फिलहाल है उसी प्राइस पे रहेगा, अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आप शॉर्ट स्ट्रैडल ये कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटी है लेकिन लिमिटेड लॉस होता है। वेरएज शॉर्ट स्ट्रैडल जो होता है वहां पे उल्टा होता है, वहां पे लिमिटेड अपसाइड होता है, लिमिटेड प्रॉफिट्स होते हैं और अनलिमिटेड लॉसेस के वहां पे चांसेस है। तो ये स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी देखी थी। फिर आती है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में आपका क्या करते हो, सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट नहीं परचेस करते हो, आप थोड़ा थोड़ा अलग इस पे आप ये करते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग स्ट्रैंगल की, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या करते हो आप, मे बी अलग स्ट्राइक प्राइस पे अपने कॉल और पुट ऑप्शन को परचेस किया है, तो आपका जो पे ऑफ का चार्ट रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, सो मे बी यहाँ पे अपने राइट टू बाय एक्वायर किया है और इस प्राइस में अपने राइट टू सेल एक्वायर किया है। तो सॉरी, यहाँ पे राइट टू बाय एक्वायर होता है वन कॉल एंड वन पुट। तो इसमें से देखो कौन सा स्ट्राइक प्राइस कॉल का रहता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस पुट का रहता है, वो देख लेना। बट दिस इज हाउ इट लुक्स कि अगर वो सिग्निफिकेंटली दूर जाते हैं करंट मार्केट प्राइस से, सिग्निफिकेंटली दूर अगर मार्केट प्राइस है तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम लोग एक स्पेसिफिक लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं इस पोजीशन से। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल का आइडिया है। इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल, जहाँ पे ये जो पे ऑफ का चार्ट है वो उल्टा हो जाएगा। तो आपका अपसाइड इज लिमिटेड, अगर मार्केट प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में रहती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है तब जाके आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल, ये इसके रिलेटेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस स्ट्राइक प्राइस मस्ट बी एसोसिएटेड विथ राइट टू सेल, नो, नहीं, राइट टू, yes, this must be associated with right to sell and this must be associated with right to buy. तो अगर इसके ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में आपको फायदा होगा because you can buy it at here at this particular point. So this must be associated with call option and this must be associated with put option. ये एक बार जरा चेक करना। तो ये ट्रायंगल होता है। फिर इसके अलावा और दो स्ट्रेटेजीज है, एक है स्ट्रैप और दूसरा होता है स्ट्रिप। स्ट्रैप में आप क्या करते हो, टू कॉल एंड वन पुट आप लेते हो और यहाँ पे उल्टा करते हो, वन कॉल एंड टू पुट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे दो कॉल आप ले रहे हो, मतलब आप ज्यादा बुलिश हो रिलेटेड टू द मार्केट डायरेक्शन, बट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट मतलब मार्केट में गो डाउन, यू आर ऑल्सो बीइंग रेडी फॉर मार्केट गोइंग डाउन। तो इसीलिए टू कॉल वन पुट, whereas here you are more bearish about the market direction but you are bullish about the volatility। वो कहीं पे भी जा सकता है, इसके बारे में आप रेडी रहना चाह रहे हो, तो इसलिए आपने दो पुट ऑप्शंस परचेस किए और सिर्फ एक ही कॉल परचेस किए। तो अपसाइड जाने के चांसेस आपको कम लग रहे हैं, डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, इसीलिए आपने राइट टू सेल एक्वायर किया है एट द सेम स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्रैप और स्ट्रिप, ये दो स्ट्रेटेजीज है। तो ऐसे चार स्ट्रेटेजीज हमें है, तो सिर्फ डेफिनेशन या उसका आइडिया क्या है वो समझ लेना, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रैप एंड स्ट्रिप। ओके, ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, और कोई डाउट आपको? एनी अदर डाउट? No, sir. ओके, same, just a minute. Would have the same payoff chart, right? No, they will be having different payoff. They exactly opposite होता है। ये देखो यहाँ पे as you can see कॉल, ये कॉल का पे ऑफ चार्ट है और ये पुट का पे ऑफ चार्ट है। तो कॉल का जैसा है उसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, राइट टू सेल एक्वायर किया है। अगर आप 50 रुपीज में सेल करने का राइट एक्वायर कर रहे हो और मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है 50 से, तो यू विल नॉट एक्सरसाइज योर राइट टू सेल, नो। उस केस में आपका मैक्सिमम ये कॉन्ट्रैक्ट से आपका लॉस कितना होता है, प्रीमियम पेड, आपने राइट टू सेल एक्वायर करने के लिए कुछ प्रीमियम पे किया, उतना आपका मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम है 50 से, लेट्स से वो 30 रुपीज है,
तो उस केस में आप डेफिनेटली 50 रुपीज में बेचोगे, बिकॉज यू हैव राइट टू सेल दिस, इजंट इट? सो ये लॉन्ग पुट का जो चार्ट है, ये लॉन्ग पुट है, ये लॉन्ग कॉल है। लॉन्ग कॉल का एग्जैक्टली अपोजिट ऐसा इधर दिखता है, मतलब मिरर इमेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मिरर इमेज आप यहाँ से देख सकते हो मे बी, लेकिन नहीं वैसा नहीं। तो इधर अगर ऐसा रहेगा तो उधर उल्टा रहेगा यहाँ पे पुट के लिए, लॉन्ग पुट। शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट वो भी देख लेना, उसका भी पे ऑफ आपके बुक में दिया गया है, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। ओके, ऑलराइट, और कोई? मैथ्स के रिलेटेड आपको देखो, मैंने जैसे कहा कि आपको बहुत सारे या बहुत बड़े वाले सम्स के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप अगर एग्जाम है तो उधर पूरा वो फुल फ्लेज क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जा सकते है ना। आपको कुछ एग्जाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है? कैसा एग्जाम, कुछ उसमें कुछ चेंज हुआ है? आई डोंट थिंक सो करंटली देयर इज सच थिंग, बट आपको कुछ आया है क्या मैसेज है ऐसा? No, sir, not yet. Okay, okay. So I don't think so. Exam will be conducted in offline mode right now, क्योंकि ऑलरेडी हमने शेड्यूल किया है और बाकी सब तैयारी की है उसके रिलेटेड। तो इट विल हैपन, मोस्टली इट विल हैपन इन द ऑनलाइन मोड ओनली। सो यू नो, मैथ्स में भी वैसे ही रहेगा, जैसे मैंने कहा कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि रॉ डेटा दिया है, लेट्स से ये नंबर का सीरीज दिया है 10 20 30 40 50, और आपको पूछा है कि फाइंड आउट मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे टाइप का आपको वहां पे मतलब मॉड्यूल 3, ये मॉड्यूल 3 का हो गया। अभी मॉड्यूल 1 का आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो आइडेंटिफाई करना है, राइट? या फिर आपको कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको दी है, उस वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x ऐसा है, सपोज सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, ये एक फंक्शन है और आपको x की वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 10। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यू विल सिंपली प्लग इट, प्लग द वैल्यू ऑफ x देयर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ऐसा है। या फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, एफ डैश एक्स दिया है आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 3x प्लस 5 ऐसा दिया है आपको, और बोला है कि सी इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 उधर वैल्यू प्लग करनी है। सो 3x प्लस 5 था ना, तो 3 इंटू 2 विल बी 6, 6 प्लस 5 11, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। आपको डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं दिया है और सिंपली आपको पूछा कि ये फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली आपको डायरेक्टली दिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिर्फ आपको वैल्यू प्लग करनी है, देखना है कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन से वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आपको फर्स्ट इसमें आ सकते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल के रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर कंडीशंस के ऊपर पूछा जा सकता है कि फंक्शन मैक्सिमम कब रहता है, मिनिमम कब रहता है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बीइंग 0, ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर फंक्शन टू बी ऑप्टिमम, बी इट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन टाइप। इन बोथ द केसेस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैज टू बी 0। whereas second केस में क्या होता है, second order derivative has to be negative in case of maximization function and it should be positive in case of minimization function। तो वहां पे उल्टा है एग्जैक्टली, मैक्सिमाइजेशन के लिए नेगेटिव रहना चाहिए सेकंड ऑर्डर और मिनिमाइजेशन के लिए पॉजिटिव। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे आ सकते हैं। सो पे अटेंशन टू व्हाट इज आस्क्ड, या सिंपल सिंपल डेरिवेटिव के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, या ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है। वैसे रूल बेस्ड वहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल का आपने ऑलरेडी इंटरनल एग्जाम दिया है तो आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। फिर सेकेंड मॉड्यूल इज ऑल अबाउट मैट्राइसेस। तो वहां पे रो और कॉलम वेक्टर्स जो है उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है,
तो ऐसे टाइप के वहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एग्जांपल आपको नहीं समझ रहा है वर्बली, तो लेट मी नो, आई कैन शो इट ऑन द बोर्ड आल्सो। ओके, तो ऐसा है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी पूछा है आपको, सपोज आपको बोला है दो मैट्रिसेस को ऐड करो, तो वो दोनों एडिशन के लिए कंपैटिबल है क्या, पहले कंफर्मेबल है क्या, वो देखना है हमें। फिर ऐड करो उसको, रो वेक्टर को, कॉलम वेक्टर्स को। जनरली यही आएंगे इसमें, मतलब इंटरनल एग्जाम में मोस्टली वैसे, सॉरी नॉट इंटरनल, जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें मोस्टली ऐसे ही आएंगे। कॉलम रो वेक्टर कॉलम वेक्टर्स ऐसे ही आएंगे, ऐसे 2x2 इवन 3x3 मैट्रिक्स भी नहीं आएंगे। तो सिंपल सिंपल एकदम यह है, दो दो नंबर्स वहां पे दिए हैं और सिर्फ आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है रिस्पेक्टिव पोजीशंस के एलिमेंट्स को। तो वैसा है। या फिर मल्टीप्लीकेशन आ सकता है। अभी मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें पता है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स रहता है, उसका जो ऑर्डर रहता है वो m/n होना चाहिए। वेयर जो सेकेंड जो ये रहता है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर n/p होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम नंबर्स रहता है, that should be equal to the number of rows of the second matrix। तो वो होना चाहिए, वो कंडीशन आप याद रखो। और वो चेक करना अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आ भी गया कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, या कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसा अगर आ गया तो पहले ये चेक करो कि आर द टू मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इफ यस यू डू दैट, अदरवाइज वो भी एक ऑप्शन हो सकता है वहां पे कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉन कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, वैसा है। इसके अलावा मैट्रिसेस में टाइप्स देखो आप, टाइप्स देखो कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का आइडिया क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ये तो ऐसा आपको ऐसा भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी थ्योरी पूछा जा सकता है वहां पे। फिर लियोनटिफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, वो देख लेना। फिर उसके हर एक एलिमेंट, एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स में एक्स एलिमेंट क्या होता है, I-A मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्जन में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो देर आर 5 स्टेप्स ना। फर्स्टली वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये है। फिर और क्या होता है उसमें, मैट्रिसेस में इनपुट आउटपुट हो गया। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का आइडिया जैसे समझ लो, थोड़ा सा थ्योरी लेवल पे देख लेना क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। राइट, फिर और एक उसमें टेक्निक हमने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जिसको क्रैमर्स रूल बोला जाता है। तो क्रैमर्स रूल का आइडिया क्या है, वहां पे हमें इन्वर्जन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली बहुत सिंपल तरीके से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्रैमर्स रूल का आइडिया जैसे समझ लो। तो ये था आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 3 इज ऑल अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वहां पे मीन मीडियन मोड, सिंपल रॉ डेटा के लिए क्या होते हैं वो समझ लो, उसका फॉर्मूला वगैरह देख लो, तो उधर कैलकुलेशन के लिए आ सकते हैं। फाइंड आउट मीडियन या मोड फॉर द रॉ डेटा। ओके, सिंपल एक सीरीज दिया है आपको नंबर्स का, और वहां से आपको मीन मीडियन या मोड पूछा जा सकता है, या रेंज पूछा जा सकता है, रेंज क्या है उसका। सिंपल सिंपल जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती है। तो रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ऐसा कैलकुलेट करना है। या फिर वहां पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जो अलग अलग हमने एब्सोल्यूट या रिलेटिव मेजर्स देखे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। रेंज, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, या क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, या कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। फिर और क्या देखा था हमने, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन या मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका आइडिया क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन का आइडिया क्या है। अगेन फॉर्मूला समझ लो अच्छे से क्या है। जो बड़े बड़े सम से वो तो नहीं आने वाले हैं ना आपको, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एटलीस्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अलग अलग फॉर्मूलाज वो देख लेना वहां पे।
फिर स्क्यूनेस का आइडिया क्या है, स्क्यूनेस कैसे मेजर किया जाता है, फॉर्मूला उसका जस्ट देख लो फॉर्मूला क्या है। देन हाई पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन सा नंबर बड़ा रहता है, वहां पे मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन सा नंबर बड़ा रहता है इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन केस ऑफ नेगेटिवली, वो देख लेना जरा सा। फिर कर्टोसिस का आइडिया क्या है, कर्टोसिस लेप्टोकर्टिक मेसोकर्टिक प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, एक्सेस कर्टोसिस का आइडिया क्या है। सो एक्सेस कर्टोसिस इज दैट कर्टोसिस वैल्यू -3 करोगे तो आपको एक्सेस कर्टोसिस मिलता है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप देख लो वहां पे। इसके अलावा मॉड्यूल 3 में आपको कमर्शियल स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पे कमीशन या ब्रोकरेज वगैरह कैलकुलेट करने जैसे सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है, कमीशन का परसेंटेज दिया है, आपको कमीशन का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई द कमीशन रेट विद द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो दैट विल गिव यू द कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट। ओके, तो वो है। इसके अलावा मॉड्यूल 3 में कुछ था, कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वो जस्ट फॉर्मूला लेवल पे देख लो, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि उतना नहीं आएगा। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, और मैंने 2-3 बार आपको बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दो, मतलब फॉर्मूला के उसके दो वेरिएंट्स है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सो इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, दिस इज वन वर्जन ऑफ दैट फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार, या फिर आप सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100 करो, ठीक है। सो दोनों में से एक तरीके से आंसर वहां पे आ सकता है। ऑप्शंस में आपको कैलकुलेट करना है, उधर सिग्मा दिया है, आपको एक्स बार दिया है, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली प्लग द वैल्यू, लेट्स से 100 डिवाइडेड बाय 200 ऐसा है, सिग्मा आपका 100 दिया है, मीन आपका 200 दिया है, तो 100 डिवाइडेड बाय 200 क्या आंसर है, आंसर आना चाहिए 0.5, लेकिन इसमें आंसर 50 दिया है, ऑप्शन में आंसर 50 दिया है, तो आप देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके देखो क्या आंसर आ रहा है, 50, तो यस दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इफ 0.5 is not given in the options, multiply the value with 100 and you will get the answer. But firstly you do this only, sigma upon x bar, उतना ही करके देखो आंसर ऑप्शंस में है क्या, तो नहीं है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर चेक करो आंसर क्या आ गया। ओके, ये है। और फिर आखिरी जो मॉड्यूल है, वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो उधर अगेन बहुत सिंपल लेवल के मैंने जो क्लास में कराया है वो आपको ऑफलाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। बट अभी ऑनलाइन हो रहा है तो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चंस वहां पे आ सकता है। अगर एक अनबायस्ड कॉइन टॉस किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो 0.5 ये आंसर दिया जा सकता है, या हाफ 1/2 आंसर दिया जा सकता है। सो जस्ट बी श्योर कि ये बेसिक जो ये है, जैसे एक डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द चांस दैट यू गेट एन इवन नंबर, इवन नंबर मिलने के चांसेस क्या है, 3/6 या 1/2, राइट, या 0.5, ऐसे अलग अलग तरीके से उसको लिखा जा सकता है। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया क्या होता है, कॉन्सेप्ट लेवल पे देख लो क्या होता है। उधर सम तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं आने वाला है, जैसे हमने क्लास में देखा था वैसे नहीं आएगा, तो सिंपल एक आइडिया समझ लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया क्या होता है, उधर मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला देखा, मीन हम n इंटू पी से कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस जो होता है वो n इंटू पी इंटू क्यू से कैलकुलेट करते हैं, राइट। So number of observations into probability of success into probability of failure will give you the variance of the distribution. Mean हमें n into p से मिलता है। तो ये फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो थोड़ा सा देख लो। थ्योरी हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या इवन प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड ही नोट्स में दिया है, बाकी जो है वो वेब लिंक्स ही मैंने शेयर किए हैं, क्लासरूम में है वो नहीं, क्लासरूम में नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए, आपके पास नहीं है तो वो देख लेना, या टॉपिक वाइज आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा कंटेंट आपको। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो देख लेना, मीन उसका क्या रहता है, वेरिएंस क्या होता है, या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
और उसको कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, एंटायर एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड का एरिया कितना रहेगा 0.5, राइट साइड का भी उतना ही रहेगा 0.5 एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको वहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके या प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1 आपको दी है 0.3413 ऐसा कुछ दिया है और आपको पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1, तो उधर क्या करना है 0.5 माइनस 0.3413, सो दैट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी दैट z इज मोर देन 1। ओके तो ऐसे सिंपल आपको बेसिक बेसिक लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, कोई डाउट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट? और review questions of any and dominant strategy in the sense आपका नोट्स में से बुक में से पूछ रहे हो रिव्यू क्वेश्चंस? नहीं ना, बुक में से पूछ रहे हो? ओके मॉड्यूल 14 चैप्टर 4 के रिव्यू क्वेश्चंस ये वाले। ओके तो यहाँ पे क्या पूछा है कि डू वी गेट Nash equilibrium when each firm chooses its dominant strategy? The answer is yes. All the dominant strategy equilibrium या equilibria are Nash equilibrium by definition. Okay, so dominant strategy है मतलब वो Nash equilibrium जरूर रहेगा, राइट? लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सभी Nash equilibrium dominant strategy equilibrium हो। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे do we get Nash equilibrium? Yes, when each firm is choosing dominant strategy, of course we are getting Nash equilibrium. Nash equilibrium क्या है, जहाँ पे individually no player has any incentive to deviate from their choices, so every